आइए आज हम स्टडी करेंगे त्वरण के बारे में। तो त्वरण को अंग्रेजी में एसिलरेशन बोलते हैं। एसिलरेशन, तो इसको साधारण भाषा में पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए, त्वरण का मतलब होता है कि जैसे हमने जब वेग पढ़ा था, तो वेग में मान लीजिए कि एक समान वेग से कोई वस्तु गति कर रही है और वो समान वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति करती रहेगी। लेकिन अगर हम कह दें कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिमान है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि प्रति सेकंड उसके वेग में 10 मीटर प्रति सेकंड का इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। हर सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग की बढ़ोतरी हो रही है। तो उसी प्रति सेकंड वेग में जो वृद्धि हो रही है, उसी को हम त्वरण कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, वेग प्रति सेकंड हो जाएगा। तो एक्स वाई समतल में गतिमान वस्तु का औसत त्वरण ए बार, ऊपर लाइन खींची है तो इसको ए बार बोलेंगे, ए बार उसके वेग में परिवर्तन तथा संगत समय अंतराल डेल्टा टी के अनुपात के बराबर होता है। अब देखें, चूंकि ये तात्क्षणिक नहीं है, इंस्टेंटेनियस नहीं है, यानी किसी एक क्षण विशेष या किसी एक सेकंड विशेष में नहीं है, बल्कि काफी समय अंतराल के बीच की बात हो रही है। देखिए, समय अंतराल दे रहा है, तो इसलिए चूंकि प्रति सेकंड की बात नहीं है, काफी समय अंतराल की बात है, तो बीच में कम ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए उसको हमेशा औसत में लिया जाता है। तो इसलिए औसत त्वरण कहा जा रहा है। तो एक्स वाई समतल में गतिमान वस्तु का औसत त्वरण यानी ए बार उसके वेग में परिवर्तन तथा संगत समय अंतराल डेल्टा टी के अनुपात के बराबर होता है। यानी ए बार बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, यानी वेग में परिवर्तन प्रति सेकंड या अपान समय अंतराल, वेग में परिवर्तन अपान समय अंतराल। तो ये हमारा, जैसे हम जब वेग निकालते थे औसत वेग, तो लिखते थे विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पर त्वरण निकालते समय हम वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल लिखेंगे। तो ये अब हो जाएगा हमारा डेल्टा यानी परिवर्तन। अब देखिए, समतल है तो समतल में दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष मान लिया गया था, एक वाई अक्ष मान लिया गया था। तो अगर एक्स अक्ष में गति होगी, एक्स अक्ष का जो घटक होगा तो वी अक्ष लिखेंगे, वाई अक्ष का जो घटक होगा वी वाई लिखेंगे। और उसके साथ में चूंकि हमें सदिश दिखाना है, तो एकांक सदिश का गुणा करेंगे। तो एक्स एक्सिस के लिए एकांक सदिश आई कैप होता था और वाई एक्सिस के लिए एकांक सदिश जे कैप होता था और जेड एक्सिस के लिए के कैप होता था। तो वो अभी यहाँ है नहीं, जब 3 डायमेंशनल गति यानी त्रिविमीय गति पढ़ेंगे तो वहां पर हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा ब्रैकेट के अंदर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप अपान डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा वी एक्स, अब ये पूरा आ गया, मतलब डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा टी आई कैप हो जाएगा प्लस डेल्टा वी वाई अपान डेल्टा टी जे कैप हो जाएगा। यानी एक्स एक्सिस में अब हम त्वरण निकाल पाएंगे अलग से और वाई एक्सिस में अलग से त्वरण निकाल पाएंगे, यानी दोनों त्वरण के घटक अलग अलग कर सकते हैं। तो अब वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल हमारा त्वरण होता है। तो चूंकि एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के लिए ए एक्स हो जाएगा त्वरण, और एकांक वेक्टर का गुणा करना है, उसी तरह आई कैप का गुणा हो जाएगा प्लस वाई एक्सिस के लिए त्वरण ए वाई हो जाएगा, जे कैप का उसी तरह गुणा कर देना है, क्योंकि ये एकांक वेक्टर है वाई एक्सिस में। अब देखिए त्वरण, अब ये देखिए औसत लिया गया क्योंकि समय अंतराल ज्यादा था, ज्यादा समय अंतराल के लिए। लेकिन अगर हम तात्क्षणिक त्वरण की बात करें यानी इंस्टेंटेनियस अंग्रेजी, मतलब उसी क्षण, मतलब जैसे हमने सोचा बस उसी क्षण, समय अंतराल बहुत कम हो, तो वही कह रहा है कि त्वरण यानी तात्क्षणिक त्वरण इसको कह सकते हैं, औसत त्वरण के सीमांत मान के बराबर होता है। सीमांत का मतलब सीमा का अंत जहां पर हो, जब समय अंतराल शून्य हो जाता है, यानी लगभग 0 के बराबर समय अंतराल होता है, यानी बहुत सूक्ष्म होता है,
तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए हमने वेग के लिए किया था, तो यहाँ पर हम लोग एक्सीलरेशन यानी त्वरण के लिए लिखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इसको बोलते हैं, यानी डेल्टा टी लगभग 0 के बराबर है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बराबर आई कैप डेल्टा वी एक्स प्लस जे कैप डेल्टा वी वाई, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हमने लिखा था ये चीज। तो डेल्टा वी हमारा इतना हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा आई कैप, ये आई कैप कॉमन ले लिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा टी। इसी प्रकार यहाँ पर जे कैप बाहर कर लिया, लिमिट डेल्टा वी वाई अपान डेल्टा टी, और लिमिट टेंड्स टू 0 रहेगी। तो ये अब हमारा हो जाएगा इतना एक्स एक्सिस के लिए त्वरण, इतना वाई एक्सिस के लिए त्वरण। तो ए बराबर आई कैप का उसी तरह गुणा हो जाएगा ए एक्स प्लस जे कैप का उसी तरह गुणा होगा ए वाई, ये ताक्षणिक के लिए है। तो अब ये हो जाएगा हमारा ए बराबर आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई। तो ए एक्स बराबर, अब बहुत सूक्ष्म के लिए यहाँ पर डी लिखते हैं, अगर बहुत सूक्ष्म नहीं होता तो डेल्टा लिखते हैं। तो बहुत सूक्ष्म है तो डी वी एक्स अपान डी टी हो जाएगा। ये ए एक्स मतलब एक्स एक्सिस में जो त्वरण है वो डी वी एक्स अपान डी टी हो जाएगा, और वाई एक्सिस में जो त्वरण है ए वाई बराबर डी वी वाई अपान डी टी हो जाएगा। ये ए एक्स बराबर ये हो जाएगा, ए वाई बराबर इतना हो जाएगा। अब देखिए वेग, अब देखिए केवल एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो दिशा चूंकि फिक्स है इसलिए यहाँ पर देखिए आई नहीं लिखा गया, क्योंकि अब स्पेशल एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ये स्पेशल वाई एक्सिस की बात हो रही है। तो जब स्पेशल बात होगी तो हमें पता है कि दिशा वाई एक्सिस ही है, तो इसलिए एकांक वेक्टर को नहीं गुणा करेंगे। जब घटक का विभाजन होगा तब एकांक वेक्टर का गुणा होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों घटक हैं एक्स वाई, इसलिए एकांक वेक्टर का गुणा किया गया है। तो देखिए वेग की भांति यहाँ भी वस्तु के पथ को प्रदर्शित करने वाले किसी आलेख में त्वरण की परिभाषा के लिए हम ग्राफी विधि से सीमांत प्रक्रम को समझ सकते हैं। इसे चित्रों 4.15a से 4.15d तक में समझाया गया है। तो किसी क्षण t पर कण की स्थिति बिंदु P द्वारा दर्शाई गई है। तो इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर चित्र दिए गए हैं 4.15 में ए बी सी डी, ये 4 चित्र हैं, ये ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखिए अब जैसे ये 2 वेक्टर हैं यहाँ पर v और v डैश, तो v और v डैश हैं, तो इनका जो परिणामी है डेल्टा v है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये मूल बिंदु हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये v है जैसे, तो उसी तरह ये p पॉइंट मान लेंगे, p से v की ओर खींच दिया, और v डैश जो है जिधर को दिशा है उसी तरह यहाँ पर p डैश पॉइंट मान करके इस तरह खींच दिया। मतलब ये है कि ये वस्तु यहाँ से ऐसे चलती चलती इस तरह जा रही है, लेकिन यहाँ पर हमने पहला प्राथमिक बिंदु P ले लिया है, और यहाँ पर P डैश, तो ये V वेक्टर है, इसकी दिशा जिधर को यहाँ पर है उसी के समांतर यहाँ पर बना देंगे, और जिधर V डैश की है तो उसी के समांतर यहाँ पर V डैश की दिशा दिखा देंगे। जब समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। तो जो दिशा इसकी है वही दिशा इसकी है, जो V डैश की दिशा यहाँ है वही दिशा यहाँ है। तो अब देखिए यहाँ पर डेल्टा V जो है हमारा, डेल्टा V यानी परिणामी वेग जो है, परिणामी सदिश है जो हमें परिणामी वेग बता रहा है। तो उस परिणामी वेग का देखिए तीर इधर को है, तीर इस दिशा को है, तीर इस दिशा को, इसलिए वेग जो औसत वेग है, औसत त्वरण ए बार की दिशा देखिए यहाँ पर तीर लगा के बताया गया। अब इसी प्रकार इसमें समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए एक v वेक्टर है, ये v डैश वेक्टर है, और ये क्षणिक के लिए है, ताक्षणिक के लिए, क्षणिक का नहीं लेना है, यहाँ भी डेल्टा है, तो डेल्टा v लिखा गया है, यहाँ भद्दा थोड़ा छपा है, डेल्टा v लिखा गया है। तो ये डेल्टा v देखिए का दिशा इधर है, क्योंकि जब वेक्टर को जोड़ेंगे तो परिणामी वेक्टर की दिशा जो अंतिम वेक्टर होता है और परिणामी वेक्टर का सिर मिलना चाहिए,
हेड मिलना चाहिए। तो ये प्रारंभिक वेक्टर है, ये अंतिम वेक्टर है, तो अंतिम वेक्टर का सिर और जो परिणामी वेक्टर होगा उसका सिर मिलना चाहिए। हर जगह इसी तरह हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो v वेक्टर है, v को यहाँ पर बना दिया गया p पॉइंट पर, दिशा समान रहे इसलिए इसके समांतर इसको खींचा गया। इसी प्रकार v डैश के समांतर p2 पॉइंट पर ऐसे खींचा गया, ये v डैश हो गया। अब चूंकि v और v डैश का परिणामी दिशा इधर को है, देखिए परिणामी वेक्टर की दिशा इधर को है, क्योंकि तीर इधर को लगा है, इसलिए जो औसत त्वरण है उसकी दिशा इधर को है। अब अगला चित्र देखिए, यहाँ पर देखिए v की दिशा इधर है, v डैश की इधर है, और डेल्टा v जो परिणामी है वेक्टर उसकी दिशा इधर को है। तो देखिए p डैश p पॉइंट पर v के समांतर, ये देखिए हमने खींच दिया, समांतर मतलब पैरेलल, ये वेक्टर खींच दिया भाई। इसी प्रकार ये v डैश है तो p3 पर इसके समांतर ये खींच दिया, देखिए v डैश। अब देखिए यहाँ पर दोनों का परिणामी डेल्टा v की दिशा ये है, इसीलिए औसत त्वरण a बार की दिशा ये हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकालते हैं। अब देखिए अगर हम d वाले को देखें तो d में देखिए यहाँ पर, पहले इसको पढ़ें तो और स्पष्ट होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है 3 समय अंतराल लो, डेल्टा t1 जो यहाँ पर लिया गया है, डेल्टा t2 जो यहाँ पर लिया गया है, डेल्टा t3 जो यहाँ पर लिया गया है, और इन सब में डेल्टा t1 सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम है डेल्टा t2, फिर सबसे कम है डेल्टा t3। इसीलिए देखिए वस्तु में v और v डैश में ज़्यादा दूरी का अंतर करके ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर समय अंतराल ज़्यादा है या ज़्यादा समय तक वस्तु चली है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर ज़्यादा समय तक चली है, यहाँ पर कुछ कम है, यहाँ पर कुछ कम है। तो इसलिए ये दूरी को कम करके ये दिखाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर कम, और यहाँ पर सबसे कम। तो ये तीनों की बात हो गई। लेकिन अगर हम d की बात करें तो d में देखिए डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी ताक्षणिक के लिए है, तो यहाँ पर 0 समय लगभग 0 रहेगा, समय मतलब इतना कम रहेगा कि 0 के लगभग रहेगा। तो सीमा के अंतर्गत जब मतलब समय लगभग 0 सीमा के अंतर्गत औसत त्वरण वस्तु के त्वरण के बराबर होता है। तो ये जो है यहाँ पर वेक्टर v है, और ये देखिए त्वरण की दिशा दी गई है जो भी रही हो, तो इधर जैसे यहाँ दिखाया गया है तो उसी तरह यहाँ पर दिखा दिया कि एक वेक्टर ये है, यानी सदिश ये है, और a जैसे यहाँ बनाया गया है वैसे ही हम लोग यहाँ पर बना देंगे, क्योंकि a की दिशा जैसे दिखाई गई है x और y अक्ष में वैसे ही दिखा दी जाएगी। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें हमको समझ में आएंगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसे चित्रों वेग की भांति यहाँ भी वस्तु के पथ को प्रदर्शित करने वाले किसी आलेख में त्वरण की परिभाषा के लिए हम ग्राफी विधि से सीमांत प्रक्रम को समझ सकते हैं। ग्राफी विधि मतलब जो x और y एक्सिस बनाई गई उसको ग्राफ कहते हैं। उसमें जो ये लाइन खींच करके या जो भी बनाया गया उसको ग्राफ कहेंगे। इसे चित्र 4.15 ऐसे चित्र 4.15 डी तक में समझाया गया है। जैसा अभी हमने देखा, इसी क्षण t पर कण की स्थिति बिंदु P द्वारा दर्शाई गई है, डेल्टा t1, डेल्टा t2, डेल्टा t3, जहां पर डेल्टा t1 सबसे ज्यादा है, डेल्टा t उससे कम है, डेल्टा t3 सबसे कम है। समय के बाद कण की स्थिति क्रमशः बिंदुओं P1, P2, P3 द्वारा व्यक्त की गई है, चित्रों 4.15 ए, बी और सी में इन सभी बिंदुओं P, P1, P2, P3 पर वेग सदिशों को भी दिखाया गया है, जैसा भी हमने चित्र में देखा है। प्रत्येक डेल्टा t के लिए सदिश योग के त्रिभुज नियम का उपयोग करके डेल्टा v यानी वेग में परिवर्तन का मान निकालते हैं। परिभाषा के अनुसार औसत त्वरण की दिशा वही है जो डेल्टा v की दिशा है। तो जो परिणामी वेक्टर हमारा आ रहा था वो डेल्टा v था, यानी परिणामी वेग कह सकते हैं। तो जो परिणामी वेग की दिशा थी वही सदिश की जो तीर का निशान जिधर था उधर ही मानी गई।
हम देखते हैं कि जैसे जैसे डेल्टा टी का मान घटता जाता है वैसे वैसे डेल्टा वी की दिशा भी बदल जाती है। अब यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया है कि जैसे जैसे v का मान घटता जाता है, यह कह रहा है हम देखते हैं कि जैसे जैसे डेल्टा टी का मान घटता जाता है वैसे वैसे डेल्टा वी की दिशा भी बदल जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें डेल्टा टी सबसे ज़्यादा है तो दिशा इस तरह है, इसमें डेल्टा टी है तो कुछ और हल्का सा दूसरी तरफ है, इसमें देखिए और कुछ हल्का सा, बस इतना कम फर्क आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फर्क है कहने का मतलब। तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे डेल्टा टी का मान घटता जाता है वैसे वैसे डेल्टा वी की दिशा भी बदल जाती है और इसके परिणाम स्वरूप त्वरण की भी दिशा बदल जाती है। अंततः क्या होता है कि डेल्टा टी जब लगभग 0 के बराबर, मतलब समय को इतना कम कर दिया जाता है कि लगभग 0 की सीमा में, जैसा चित्र 4.15D में दिखाया गया है, औसत त्वरण ताक्षणिक त्वरण के बराबर हो जाता है और इसकी दिशा चित्र में दर्शाए अनुसार होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इतना समय कम कर दिया जाता है कि जो औसत त्वरण है वो ताक्षणिक यानी उसी क्षण वाले त्वरण के बराबर हो जाता है और उसकी दिशा ये हो जाती है। तो पहले देखिए कैसे दिशा हल्का हल्का बदली और यहाँ पर ये दिशा हो गई। देखिए अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो सब की दिशाएं क्लियर हो जाएंगी। तो कुल मिला के जैसा कह रहा है वैसा अभी मान लेते हैं कि दिशा में जैसे जैसे डेल्टा टी में परिवर्तन हो रहा है तो दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए ध्यान दें कि एक विमा में वस्तु का वेग एवं त्वरण सदैव एक सरल रेखा में होते हैं। ध्यान देने की क्या बात है कि अगर एक ही विमा में हम देखें तो वस्तु का वेग एवं त्वरण सदैव एक सरल रेखा में होते हैं। कहने का मतलब जो पीछे चैप्टर हमने पढ़ा वो 1 डायमेंशनल था, सरल रेखा में गति, मतलब एक ही रेखा में गति होगी जब तो एक सीधी रेखा में होगी, कहीं इधर उधर दाएं बाएं जाना आना नहीं है, तो एक ही बीमा हो जाएगी। तो जब एक ही बीमा में गति होगी तो कह रहा है कि वेग और त्वरण सदैव एक सरल रेखा में होते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए। और ध्यान देना है कि या तो वो एक ही दिशा में होते हैं अथवा विपरीत दिशा में होते हैं, होंगे एक ही सरल रेखा में, या तो जिधर वस्तु चल रही है उधर होगा या विपरीत दिशा में। जैसे गाड़ी चल रही है तो प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ रहा है तो त्वरण गाड़ी चलने की दिशा में होगा, लेकिन जब ब्रेक मारी जाएगी तो तुरंत त्वरण जो होगा गति के चलने के विपरीत हो जाएगा, तभी वस्तु रुकती है, क्योंकि त्वरण धीरे धीरे घटने लगेगा तो उसका वेग भी, त्वरण जैसे जैसे घटेगा तो एक स्थिर वेग आ जाएगा, फिर वस्तु घर्षण के कारण रुक जाएगी। परंतु 2 या 3 विमाओं में गति के लिए वेग एवं त्वरण दिशाओं के बीच 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच कोई भी कोण हो सकता है। तो इसको ध्यान देना। अभी जब हमने ऊपर जो आरेख देखा उनमें क्या था, वही जो तीर का निशान बदल रहा है, मतलब जो 180 डिग्री का एंगल है, कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा ये यहाँ से अगर देखें इस प्लेन से, क्योंकि प्लेन है तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आधे पे देखा जाए, नीचे नहीं जाना है हमको, तो ये देखिए जो एरो है उसी 180 डिग्री में इधर उधर घूमती रहेगी। तो मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच कोई भी कोण हो सकता है अगर प्लेन की बात हो रही है या द्विविमीय गति की बात हो रही है या समतल में गति की बात हो रही है, ये कहने का मतलब है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छूट गया था तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। स्टार लगा के लिखा गया, कह रहा है x व y के पदों में ax तथा ay को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो जैसे हमने वेलोसिटी में पढ़ा था वैसे यहाँ भी है। तो ax बराबर d/dt dx/dt ब्रैकेट में हो जाएगा, इस तरह लिखेंगे। x व y के पदों में x तथा ay को हम इस प्रकार लिखेंगे। तो जब इस प्रकार लिखे तो ये हो जाएगा d²x/dt²। इसी प्रकार ay बराबर d/dt dy/dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d²y/dt²। तो इस तरह हम लोग इसको लिखेंगे।
अब देखिए आगे क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि उदाहरण 4.4 कह रहा है किसी कण की स्थिति r बराबर 3.0 ti कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 5.0 k कैप है। कह रहा है जहां t सेकंड में व्यक्त किया गया है, अन्य गुणकों के मात्रक इस प्रकार हैं कि r मीटर में व्यक्त हो जाएं। तो अन्य जो गुणक हैं उनको इस तरह से व्यक्त किया गया है कि r मीटर में व्यक्त हो जाएं। तो हमको क्या निकालना है, ए में निकालना है कि कण का वेग vt व त्वरण at ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब है कि t टाइम पर वस्तु का वेग t के सापेक्ष और यहाँ पर त्वरण ज्ञात करना है। और बी में कह रहा है 1 सेकंड में वेग का परिणाम व दिशा ज्ञात करना है। तो इसको देखते हैं। तो पहले वेग और त्वरण निकालना है, t के सापेक्ष या t टाइम पे कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा हमको दिया गया है, तो पहले हम देख लेते हैं वेग निकालना है। तो vt बराबर वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो dr/dt हो जाएगा। r हमारा एक तरह से दूरी को बताएगा, तो dr/dt चूंकि बहुत सूक्ष्म है इसलिए dr/dt। तो ये हो जाएगा d/dt और r हमको यहाँ पर दिया गया है, तो वैसे लिख लेते हैं। तो 3.0 t i कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 5.0 k कैप। अब यहाँ पर देखिए 3 विमीय गति है, 3 डायमेंशनल मोशन, यानी i j के तीनों है ना, x y z एक्सिस तीनों आ गई, k भी है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हमने आपको सरल रूप में बताया था कि जैसे यहाँ पर t है, यहाँ पर t स्क्वायर है, यहाँ पर t का कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए t के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो जिसमें t नहीं है उसको छोड़ देंगे, जिसमें एक t है तो ये मान लेंगे, इस तरह लिखेंगे जैसे t है यहाँ भी t है, तो t का कट जाएगा, तो 3.0 i कैप हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए t स्क्वायर है, तो एक t से t कट जाएगा, तो एक t बना रहेगा, लेकिन ये जो स्क्वायर है उसका पहले इस 2 में गुणा होगा, तो 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 हो गया, और ये t से t कटेगा तो एक t बचा रहेगा, तो t यहाँ बचा रहेगा, तो j कैप हो गया। इसमें कोई नहीं है तो इसको हटा देंगे, क्योंकि इसमें t के सापेक्ष परिवर्तन ही नहीं हुआ है, तो ये खत्म हो जाएगा। t के सापेक्ष परिवर्तन होना चाहिए। इस तरह काटते नहीं है, लेकिन हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। वैसे ये डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे, आप समाकलन अवकलन आप जब पढ़ेंगे, दीपू सर पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। हम यहाँ मोटी मोटी भाषा में आपको बता देना है। इसी प्रकार अब त्वरण निकालेंगे, ये तो वेग निकल आया, तो इतना i कैप j कैप के साथ ये वेग निकला। अब त्वरण निकालेंगे, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल, यानी अब एक विशेष क्षण के लिए है तो dv/dt है, नहीं तो ΔV/ΔT लिखते हैं। तो dv/dt हो गए। अब देखिए dt फिर है, तो इसका मतलब जिसमें t नहीं है उसको छोड़ देंगे। अब जिसमें t है तो उस हिसाब से t कट जाएगा, क्योंकि एक ही t है, तो यही हमारा 4.0 j कैप बचेगा। तो ये हमारा वेग हो गया, ये हमारा त्वरण हो गया। अब देखिए a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर y दिशा में, क्यों? क्योंकि i हमारा x दिशा में एकांक वेक्टर है, j हमारा y दिशा में एकांक वेक्टर है। तो चूंकि j कैप आया है त्वरण में, तो त्वरण हमारा हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड y दिशा में, क्योंकि j हमारा y दिशा में लेना है और समय t बराबर 1 सेकंड रखना है। तो 1 सेकंड की अगर बात करें तो ये हमारा त्वरण जो हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा त्वरण आ गया। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या प्रति सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे स्क्वायर को, तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए t बराबर 0 सेकंड पर, t बराबर 1 सेकंड पर, अब अगर t बराबर 1 सेकंड लें तो अब 1 सेकंड में वेग क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए v बराबर 3.0 i कैप प्लस 4 इंटू t बराबर 1, तो 1 का गुणा करेंगे तो 4.0 ही आएगा। तो ये v बराबर
3.0 वाई कैप प्लस 4.0 जे कैप आ गया हमारा। अब देखिए, चूंकि आई और जे वेग जो हमारा आया है इसमें आई है और जे है, आई और जे है, तो आई एक्स एक्सिस को बताएगा और जे हमारा वाई एक्सिस को। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, विकर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं का वर्ग, और विकर्ण ही हमारा परिणामी वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो जो विकर्ण होगा वही हमारा परिणामी वेग भी होगा, क्योंकि यहाँ पर वेग निकालना है। तो इसलिए परिणामी v बराबर कितना हो जाएगा, v का स्क्वायर बराबर x अक्ष का स्क्वायर प्लस y अक्ष का स्क्वायर, जो x अक्ष में वेग होगा जो y अक्ष में वेग होगा। अब इसका स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो रूट लगा दिया। तो ये 3 को 9 हो जाएगा, 4 चौको 16, तो 16 9 25 हो जाएगा, 25 का रूट करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड वेग आ जाएगा हमारा परिणामी वेग। अब देखिए, अगर हम इसकी दिशा निकालें तो दिशा निकालने के लिए हमने बताया था, तो इसको फिगर बना के हम आपको समझा देते हैं, वैसे पिछले लेक्चर में भी समझाए थे। ये x अक्ष है, ये y है। अब ये x में 3 था, y में 4 था। ये अब देखिए, इसको इस तरह बनाइए, ये हो गया। तो ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस। अब ये मान लीजिए कोण थीटा है, तो ये y एक्सिस में ये x एक्सिस में ये 3 है, ये y एक्सिस में 4 है, ठीक ना। तो अब देखिए, ये भुजा इसके समांतर है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ये भुजा इसके समांतर है तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि ये जहाँ पे काटेगा ये हमारा परिणामी है, परिणामी है। तो अब ये एंगल अगर हमारा ये थीटा है, तो अगर tan थीटा लिखें, tan थीटा बराबर, तो हमने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और जो थीटा यानी कोण के साथ जुड़ी हुई भुजा होगी वो आधार होगी, सामने वाली लंब होगी और सबसे बड़ी वाली विकर्ण होगी या कर्ण होगी। तो ये कर्ण है, डायगोनल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये बेस होगी जिसको आधार बोलते हैं, और ये लंब होगा जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये आधार है, आधार, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है, कर्ण। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब लंब हमारा क्या है, ये है लंब। तो ये यही भुजा है, जो ये है वो ये है, यानी ये अगर y एक्सिस है तो ये vy हो जाएगा, अपान ये x एक्सिस है तो ये vx हो जाएगा, vx हो जाएगा, tan थीटा बराबर। तो अब tan थीटा बराबर vy अपान vx लिखा है। अब ये थीटा भर अगर रखेंगे तो tan इधर आ जाएगा, तो ये बटे में चला जाएगा, जब थीटा इधर है tan इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, इसको ऊपर लाएंगे तो -1 इसके साथ आ जाएगा। तो ये देखिए tan के साथ -1 आ गया, और वैसे ही vy अपान vx लिखा बराबर tan इनवर्स vy की वैल्यू 4 है, vx की वैल्यू 3 है, तो 4/3। अब tan इनवर्स 4/3 का मान होता है लगभग 53 डिग्री, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये 53 डिग्री लगभग मान होता है, तो 53 डिग्री लिख दिया। तो इस प्रकार से हम लोग इनको सब चीज़ों को निकालेंगे।
अब आगे आ जाता है हमारा किसी समतल में एक समान त्वरण से गति। तो किसी समतल में एक समान त्वरण से गति, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक।